अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाबा सिद्धू दीवार के साथ बनाए गए कच्चे चबूतरे पर मैले कुचेले बिस्तर पर पड़ा, जिंदगी के आखिरी पहर की ढलती दोपहर के साथ पांव घसीटते आगे बढ़ रहा था। उम्र कैद की सजा काटकर घर वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और बीवी उसके जेल जाने के बाद दोनों बच्चे लेकर एक रात चुपके से घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई। मुन्नी बाजी को कत्ल करने पर मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में जो पैसा पाई खर्च हुआ, वो अफजल नामी आदमी जो उसके साथ ही काम करता था, लगाने की मद में उसकी बहन कुलसूम से निकाह करके ले गया था। बूढ़े वालिदैन कुछ साल ही जिंदा रह पाए। घर से फरार होने वाली बीवी के भाई ने घर पर कब्जा कर लिया। जब वापस आकर सिद्धू ने वावेला मचाया तो मोहल्ले के चंद लोगों ने इकट्ठे होकर उसके साले से मकान का थोड़ा सा हिस्सा उसे दिलवा दिया, जो उसकी बीवी ने अपने भाई को औने पौने फरोख्त करके स्टाम्प पेपर पर उसके नाम लिख दिया था। कच्ची पक्की ईंटों से सिद्धू ने छोटा सा कमरा तो बना लिया, मगर ज्यादा वक्त उसी चबूतरे पर गुजार देता जहां बच्चों के खाने पीने की कुछ चीजें बाजार से ले आता और उसी पर दाल रोटी कमाकर गुजर औकात करता। दो चार बार अफजल और कुलसूम मिलने आए और उसे अपने साथ लेकर जाने की कोशिश की, मगर सिद्धू ने इनकार कर दिया कि बहन के घर भाई रहता अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। सिद्धू के बारे में मुझे राहत साहब ने बताया था कि कोई सिद्धू बाबा है कसूर शहर में, जिसके साथ कुछ पुरस्रार वाकयात रूनुमा हुए हैं और उससे एक कत्ल भी हो गया। वो उम्र कैद की सजा भुगत कर वापस आया है। तुम उसको मिलाओ, हो सकता है कि उसकी रुदात तुम्हारे काम आ सके। मैं तो मसरूफ हूँ, वरना खुद चला जाता। मुझे भी एक दोस्त से कुछ हालात मालूम हुए थे जो मुझे खासे दिलचस्प लगे। उन्होंने ही मुझे बाबा सिद्धू का अता पता दिया था। पहले तो बाबा सिद्धू किसी लाइन पर ना आया। जब मैंने उसे अपना तारुफ करवाया तो कुछ सोचते हुए टांगे समेटता हुआ उठा और दीवार का सहारा लेते सीधा होकर बैठ गया। बाबा सिद्धू ने खांस कर अपना गला साफ किया और फिर मुझे मुखातिब करते हुए बोला, बाबूजी, मैं 13 साल पहले चमड़ा मंडी में एक आड़त पर खालों और चमड़े की सफाई और नमक लगाने का काम करता था। मेरे साथ 4 लोग और भी काम करते थे, अफजल और मैं गोदाम में, जबकि दूसरे मरे हुए डंगरों की खालें उतारने और उनके गोश्त और चर्बी को पिघलाकर लोहे के खाली ड्रमों में इकट्ठा करने के बाद वो पिंजर उठाकर हड्डियों के ढेर पर फेंक देते। कुत्ते और गिद्ध नोच नोच कर पिंजरों पे से बचा कुचा मांस उतारने में लग जाते। गोदाम और हड्डियों की बदबू हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, हम उसके आदी हो चुके थे। आड़त मालकान भी हमारे ही जैसे थे, वो भी हमारे दरमियान उठते बैठते और खाते पीते। अफजल दोपहर को अपने घर खाना खाने चला जाता, जबकि मैं घर से लाया खाना उधर गोदाम में ही बैठकर खा लेता। मालकान की रिहाइश भी गोदाम के आखिरी हिस्से में थी, वो भी दोपहर को घर चले जाते। मुर्दार जानवरों की खालें उतारने वाले तीनों गैर मुस्लिम रोगन चर्बी निकालने वाले बड़े से कड़ाहे के करीब ही आराम करने के लिए जमीन पर पड़ी चटाई पर जा बैठते। ये हम सबका मामूल था। जब खुश्क हड्डियों को ट्रक पर लोड करने का वक्त होता तो हम तमाम मुलाजमीन ये काम सर अंजाम देते। इसी तरह हम एक दिन ट्रक लोड कर रहे थे कि हड्डियां उठाने की गर्ज से मैं कोने की तरफ गया तो मैंने वहां दीवार के आखिरी हिस्से में कुछ ईंटों को जमीन पर तरतीब से पड़े देखा और एक तरफ सफ़ेद मोमबत्तियों के 3 पैकेट, अगरबत्ती का बड़ा पैकेट, सियाह साबुत माश और छोटे छोटे सियाह कंकरों की मुट्ठी भर ढेरी और बोरी को 4 हिस्सों में इकट्ठा करके बैठने के लिए उस थड़े पर रखा हुआ था, और एक मिट्टी का दिया जिसमें शायद तेल या कुछ और था, अध जली रुई की बत्ती जो शायद रोशनी के लिए जलाया गया होगा। मैं समझ गया कि यहाँ बैठकर कोई जादू टूना करता है। पहले तो मैं इसका तज़किरा उन सब से करने लगा, फिर यह सोचकर खामोश हो गया कि मुझे क्या पड़ी है, जो भी कोई कर रहा है करे, और हड्डियों की टोकरी सर पर रखते ट्रक की तरफ हो गया। ट्रक लोड करवाकर हम दोबारा वहां से गोदाम में आ गए। वो तीनों मरी हुई भैंस की खाल उतारने के लिए अपनी अपनी छुरियां उठाए उस तरफ हो गए। गिद्ध जो दीवार पर बैठे ललचाई नजरों से उस तरफ देख रहे थे, वो चीखों पुकार करने लगे। आवारा कुत्ते भागकर इधर उधर हो गए। गोदाम में आकर मैंने अफजल से उस सारे मामले का तज़किरा किया तो वो भी परेशान हो गया और अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा, इस मुर्दार खाते में आकर तो कोई काले जादू वाला ही कुछ करता होगा। वैसे भी मैंने सुना है कि ऐसी जगहों पर बाहर की चीज़ें काबिज होती हैं। चलो दफ़ा करो, जो भी कोई है, हमें इससे क्या।
बात आई गई हो गई, मैं अपने कामों में उलझ गया। बड़े हाजी साहब ने कड़ाहे के नीचे जलाने वाली लकड़ियों की रेडी उतारने के लिए मुझे मुर्दार खाते जाने का कहा। मैं छुरी रखते हुए उधर चल पड़ा। अभी मैं कुछ फासले पर ही था कि मैंने मुन्नी बाजी को मुर्दार खाते के उस हिस्से में से निकलकर दूसरी तरफ जाते देखा। जब तक मैं वहां पहुंचा, मुन्नी बाजी रिहायशी हिस्से की तरफ मुड़ गई थी। मुन्नी बाजी बड़े हाजी साहब की रिश्ते में साली थी और 2 बार तलाक होने पर पक्की पक्की हाजी साहब के पास आ गई थी। रेडी से लकड़ियां उतारते मैं इस बात पर सोच रहा था कि मुन्नी बाजी का इस तपती दोपहर में इस मुर्दार खाने में क्या काम है। कहीं वो जादू टूना मुन्नी बाजी तो ही नहीं करती। फिर ये सोचकर इस ख्याल को जहन से निकाल दिया कि हो सकता है कि वो किसी काम की गर्ज से इधर आई हो। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि जाकर उस जगह को एक बार फिर देख लूं, शायद वो सब कुछ वहां ना हो जो कुछ रोज पहले मैंने उधर कोने में देखा था। मगर मैं वापस गोदाम की जानिब चल पड़ा। रात गए तक काम करना पड़ता था, इसलिए सुबह वाली बात जहन से निकल गई। मगर जब घर आकर तमाम कामों से फारिग होकर बिस्तर पर गिरा तो सुबह वाला वाक़या एक बार फिर से जहन में जाग उठा था। मुन्नी बाजी उधर मुर्दार खाते में क्या लेने गई थी? अगर वही कोई इल्म सीख रही है तो क्या होगा? कोई जवाब न मिला तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया और मैंने दिल में तहिया कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस राज को जानकर ही रहूंगा। सुबह चमड़ा मंडी पहुंचकर मैं सीधा मुर्दार खाते की तरफ गया। जमाशुदा मरे डंगरों के सूखे गीले पिंजरों का ढेर काफी ऊंचा हो चुका था, जिस पर कई गिद्ध मांस बोटियां नोचने में मसरूफ थे। एक तरफ आवारा कुत्तों का झुंड भी हड्डियां गोश्त नोच खसोट रहे थे। गिद्ध और कुत्ते मजाल है कि हमें देखकर अपनी जगह से टस से मस हों। ये हमारे इतने आदी हो चुके थे कि उनको शायद हमसे डर ही नहीं लगता था। मैं उस ढेर के ऊपर से घूमकर जब उस जगह पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक सियाह रंग का बड़ा सा मुर्गा, जिसको परों समेत काटकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, अपने खून में लिथड़ा हुआ ईंटों के चबूतरे पर पड़ा था, जिसके चारों जानिब सफ़ेद मोमबत्तियां दायरे में जल जल कर मोम में तब्दील हो चुकी थीं। 3 बड़े से लीमू जिनके आर पार उसी मुर्गे के बड़े पर धंसे हुए थे, वो पास ही मौजूद थी। मुझे यकीन हो गया कि रात जो कोई भी था उसने चबूतरे पर बैठकर ज़रूर अमल किया होगा। अब मेरा मामूल बन चुका था कि जब मैं सुबह गोदाम पर काम के लिए आता तो पहले उस तरफ ज़रूर जाता था। 3 दिन बाद उस मुर्ग के गोश्त के अंदर बेशुमार कुलबुलाते सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। चारों जानिब उठने वाली नागवार बदबू, जिसके हम यहाँ काम करने वाले आदी हो चुके थे, मगर ये उस बदबू से अलग बदबू थी, सियाह मुर्ग के गले सड़े गोश्त की। जब्त के बावजूद मुझे उबकाई आते आते रह गई और मैं तेजी से मुर्दार खाते से निकलकर गोदाम की तरफ आ गया। सामने अफजल खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि गोदाम के ताले की चाबी मेरे पास थी। किधर से आ रहे हो तुम? अफजल ने मुझे मुर्दार खाते की तरफ से आते देखकर सवाल किया। उसको मैंने हाथ के इशारे से छोटी उंगली दिखाकर मुतमईन कर दिया और ताला खोलकर हम दोनों अपने काम में लग गए। दोपहर को खाने के लिए उठा और पानी लेने हैंड पंप की तरफ आया तो सामने रिहायशी हिस्से की तरफ से मुन्नी बाजी को आते देखा, जो शायद बाजार जाने के लिए घर से निकली थी। लम्हा भर को वो मेरे करीब रुकी और मुझे मुखातिब करते हुए कहा, सिद्धू, मेरे पीछे स्टेशन आओ, मैं वहां पहुंचकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और फिर वो जल्दी से आगे बढ़ गई। मैंने पानी वाला जग गोदाम में रखा और ताला लगाकर बड़े बड़े डग भरता मुन्नी बाजी के पीछे चल पड़ा। स्टेशन थोड़े ही फासले पर था। मैं स्टेशन मास्टर के दफ्तर के अकब से होता हुआ प्लेटफार्म की दूसरी तरफ घूम गया, जहां मुसाफिर गाड़ी के इंतजार में इधर उधर खड़े हुए थे। आखिरी बेंच पर बैठी मुन्नी बाजी पर मेरी नज़र पड़ी और मैं चलता हुआ उसके करीब आ गया। जी मुन्नी बाजी, मैंने उन्हें मुखातिब किया। सिद्धू, बैठ जाओ, मुन्नी बाजी ने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके सामने से हटकर दूसरे कोने में बैठ गया। सिद्धू, मैं कई दिन से तुम्हें नोट कर रही हूँ। तुम बार बार मुर्दार खाते के उस कोने की तरफ जाते हो। मुन्नी बाजी की आंखों की पुरस्रार चमक का सामना ना करते मैंने फौरन अपनी निगाहें झुकाते हुए कहा, मुन्नी बाजी, बात दरअसल ये है कि रात को कोई वहाँ बैठकर जादू टूना करता है। मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ कि कहीं वो आपके कारोबार की बंदिश के लिए तो कोई अमल नहीं कर रहा। मैंने बदस्तूर झुकी निगाहों से अपने दिल की बात उस पर आया की। देखो सिद्धू, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो कोई और नहीं, मैं हूँ जो रात को सबसे छुपकर एक चिल्ला काट रही हूँ।
मुझे मुन्नी बाजी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बुरी तरह झटका लगा। चंद पल खामोशी रही, फिर वो बोली, सिद्धू भाई, मेरे नसीब शुरू दिन से ही ऐसे चले आ रहे हैं। होश से पहले ही माँ बाप गुजर गए। एक भाई और हम 2 बहनें थीं। भाई बड़ी बहन की शादी करके ससुराल शिफ्ट हो गया। हाजी साहब मुझे साली की बजाय बेटी का दर्जा देते हैं। उन्होंने अपने भांजे से शादी करवा दी। वो परले दर्जे का निखट्टू और नशाबाज निकला। मेरे इसरार पर के कोई काम धंधा करो, उल्टा उसने मुझे तलाक दे दी। कुछ अरसे बाद मेरे मरासिम शहर के एक दुकानदार से बन गए, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी। उसने मेरी दास्तान सुनी और मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी, जिसका तस्करा मैंने बड़ी आपा से किया तो उन्होंने हाजी साहब से मशवरा करके मेरा निकाह शफीक के साथ पढ़वा दिया। कुछ माह तो सब ठीक चला, मगर उसके बाद घर में झगड़ा, तानाजनी, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गईं। एक दिन उसने भी तलाक का स्टाम्प मेरे हाथ में देते हुए घर से निकाल दिया कि तुम्हारे ताल्लुकात हाजी साहब से हैं। मैंने बहुत सफाइयाँ पेश की कि वो मुझे बिल्कुल बेटी ही समझते हैं, मगर उस जालिम ने मेरी कोई बात ना सुनी। ये सब बताते हुए वो रो पड़ी और रोते रोते बताया कि मुझे ये चिल्ला घर में काम करने वाली ने अपने ससुर से, जो कि काले इल्म का माहिर है, से लेकर दिया है। इसके मुकम्मल होने पर मैं कुछ भी कर सकूंगी। मैंने कामयाब होकर दोनों साबका शोहरों से इंतकाम लेना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इतना कहकर वो खामोश हो गईं। तो कब तक ये सिलसिला मुकम्मल होगा? मैंने नज़रें ऊपर उठाते हुए मुन्नी बाजी से पूछा, भाई मैंने तुम्हें यहाँ एक काम के लिए बुलाया है। हाँ बोले। 1 बोतल शराब और एक काले बकरे का दिल जो काटा ना गया हो, जिसके अंदर खून मौजूद हो, वो मुझे चाहिए। ये लो 1000 रुपये। मुन्नी बाजी ने 1000 का नोट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, शराब तो मिल जाएगी, मगर बकरे का साबुत दिल पूछकर जवाब दूंगा। कहते मैंने नोट पकड़कर जेब में डाल लिया और उठ खड़ा हुआ। अब मैं चलता हूँ, मैंने इजाज़त मांगी। ठीक है। मुन्नी बाजी भी उठकर खड़ी हो गई और जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ और मैं गोदाम की तरफ चल पड़ा। अभी मैं चंद कदम आगे ही बढ़ा था कि पीछे से मुन्नी बाजी की आवाज़ आई। मैं रुक गया। वो करीब आकर बोली, ये सामान मिल जाए तो उधर ही रख देना, कोने में जहाँ कचरा पड़ा है। ठीक है। कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। शराब की बोतल तो मुझे क्रिश्चियन कॉलोनी से मिल गई, जबकि बकरे के दिल के लिए कोई कसाब साबुत देने की हामी नहीं भर रहा था। आखिरकार एक मुलाजिम जो मटन शॉप पर बकरे ज़िबा करके तैयार करता था, उसने 500 रुपये के एवज बंद दिल देने का वादा कर लिया, जिसको मैंने 500 रुपये अदा कर दिए। उसने दूसरे दिन लाने का कहा कि मैं तुम्हारे गोदाम में आकर दे जाऊंगा। दोनों काम हो गए। अब मैंने दोनों चीज़ें वहां रखनी थी। दूसरे दिन हस्बे वादा वो काले बकरे का दिल मुझे खालों वाले गोदाम में आकर दे गया। अफजल ने पूछा कि क्या है, तो मैंने बहाना बना दिया कि बकरे का गोश्त मंगवाया था पाव भर, वालदा को यखनी बनाकर देनी है। वो सर हिलाता हुआ दोबारा काम में लग गया। दोपहर को वो खाना खाने चला गया तो मैंने शराब की बोतल और बकरे का दिल जो शॉपर में बंद था उठाया और मुर्दार खाते की तरफ चल पड़ा। मुन्नी बाजी की बताई गई दोनों चीज़ें छुपाकर वापस गोदाम में आ गया। वो दिन गुजर गया। दूसरे दिन मैंने सबसे पहले आकर वो जगह देखी जहां बोतल और काले बकरे का दिल छुपाया था। वहां दोनों चीज़ें मौजूद नहीं थी। मुझे तसल्ली हो गई कि मुन्नी बाजी ने वो उठा ली होंगी और वापस गोदाम में आकर काम में उलझ गया। जिस दिन से मुझे मालूम हुआ था कि मुन्नी बाजी वहाँ कोई चिल्ला काट रही थी, दिल को तसल्ली हो गई थी। अब मेरा ध्यान उधर कम ही होता था। 1-2 बार आमना सामना हुआ मुन्नी बाजी से, लेकिन ना उन्होंने मुझे मुखातिब किया और ना ही मैंने। एक दिन फिर उन्होंने मुझे इशारे से बुलाकर स्टेशन आने का कहा और आगे बढ़ गई। मैं उसी तरह उनके पीछे चलता हुआ स्टेशन पहुंच गया। वो मुझे एक तरफ खड़ी मिल गई। मेरे सलाम का जवाब देते उन्होंने बड़े प्यार से मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझसे मुखातिब हुई, जी मुन्नी बाजी। सिद्धू भाई, एक गुजारिश करना थी आपसे। जी बाजी फरमाएं, मैंने इनकिसारी से जवाब दिया। कल मंगल है और आपने मेरे पास बैठना है। मैं तो ये सुनकर परेशान हो गया, फिर दिल बड़ा करके बोला, मुन्नी बाजी कोई ख़तरा तो नहीं है? मेरा मतलब है आप तो चिल्ला कर रही हैं। और मैं मेरे लहजे का खौफ महसूस करते हुए जवाबन बोली, सिद्धू भाई कोई ख़तरा नहीं, बस मेरी मदद करनी है आपने। वो जो चीज़ें आप लाए थे उनकी बारी है कल। मैं जब पढ़ रही होंगी तो आपने दिल के 5 टुकड़े करके
शराब नीचे गिरानी है और फिर शराब को आग लगाकर एक एक दिल का टुकड़ा उस आग पर फेंकना है, और बस मैं इस काम के आपको 2,000 रुपये दूंगी, ये रखो। उन्होंने पर्स से 2,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में दे दिए। वापस आकर मैं काम करने के दौरान ये सोचता रहा कि वो औरत जात होकर रात की तारीकी में मुर्दार खाते में बैठकर चिल्ला करती है, तो तुम मर्द होकर डर रहे हो। रात फिर मैं सोच सोच कर हलकान होता रहा। फिर मंगल की रात मुन्नी बाजी के पास बैठने का फैसला कर लिया। शाम को मैं फारिग होकर घर आया और आते वक्त एक बड़ी सी छुरी भी गोदाम से साथ लेता आया, किसी बुरे लम्हे के लिए। जब घर वाले सोने के लिए अपनी अपनी चारपाई पर पहुंच गए तो मैं चुपके से उठा, छुरी को जेरे जामा करते अपनी चारपाई छोड़कर बैठक से बाहर निकल आया। जिस जगह का मैंने सोचा था वो खेतों की जानिब वाला हिस्सा था। गंदा नाला पार करके मैं बचता हुआ दीवार तक पहुंच गया। एक जगह दीवार की ऊंचाई कदरे कम थी। मैं उस पर हाथ जमाते दूसरी तरफ उतर गया। दीवार के साए के साथ रेंगता हुआ मैं उस कोने में पहुंच गया जहां मुन्नी बाजी ने ईंटें जोड़कर बैठने की जगह बनाई हुई थी, मगर अभी तक मुन्नी बाजी वहां नहीं पहुंची थी। मुझे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। अंधेरे में मुझे मुन्नी बाजी बड़े मोहतात अंदाज में मुर्दार खाते की तरफ आती दिखाई दी। मैंने उनको और उन्होंने मुझे देख लिया। आ गए सिद्धू भाई? जी मुन्नी बाजी, मैंने करीब आते हुए जवाब दिया। उनके हाथ में एक बड़ा सा शापर बैग था जो उन्होंने उस छोटे से चबूतरे पर रखा और उसमें से एक सुर्ख रंग का बड़ा सा चौकोर कपड़े का टुकड़ा निकाला, जिसकी तय खोलते ही काफूर की तल्ख बू मेरी नाक में घुसी थी। वो कपड़ा उस जगह डालकर मुन्नी बाजी उस पर बैठ गई और मुझे भी करीब बैठने का इशारा किया। मैं भी चंद फुट दूर जमीन पर बैठ गया। उन्होंने शापर से मेरी लाई शराब की बोतल और उसी शापर में लिपटा बकरे का दिल भी निकालकर मेरे सामने रख दिया और मुखातिब हुई, सिद्धू भाई आपको याद है ना जो आपने करना है? जी मुन्नी बाजी, मैंने उनकी बताई हुई तरकीब दोहराई। पता नहीं क्या बात थी कि मेरे वजूद से खौफ नाम का एहसास सिरे से ही ख़त्म हो चुका था। मुन्नी बाजी ने छोटी सी छुरी निकालकर मेरे और अपने गिर्द एक दायरा खींच दिया और सफ़ेद मोमबत्तियां तरतीब से रखते हुए उन्हें जला दिया। अब मोमबत्तियों के थिरकते शोलों के दरमियान मुन्नी बाजी, जो खुद भी सियाह कपड़ों में मलबूस कोई अजीब मखलूक दिखाई दे रही थी, मुंह में कोई मंतर पड़ने लगी। मैंने हाथ लगाकर अपने साथ लाई छुरी को महसूस किया और मुन्नी बाजी के इशारे का मुंतज़िर हो गया। मुंह में पड़ते पड़ते एकदम वो बुड़बुड़ाने लगी जैसे किसी को बुला रही हो। यकदम मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी के दायरे में एक खौफनाक शक्ल का साया सा उभरा और मुन्नी बाजी से मुखातिब हुआ, क्यों परेशान किया हमें? क्या चाहती हो? मारे खौफ के मैं थर थर काँप रहा था, मगर वो दोनों मुझसे बेनियाज एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे। मुन्नी बाजी ने हाथ के इशारे से मुझे अपना काम करने का काशन दिया। मैंने फौरन वो बदबू मारता बकरे का दिल निकालकर छुरी से 5 टुकड़े किया, फिर बोतल से शराब जमीन पर उंडेलकर माचिस की तीली जलाते उस पर फेंकी। शराब तेज और अच्छी थी, फौरन ही भड़क उठी और मैंने एक एक करके दिल के टुकड़ों को आग में डालना शुरू कर दिया। गंदी बदबू जो जलते दिल के गोश्त से उठ रही थी और गहरा सियाह धुआं भी, वो हैवला जो मोमबत्तियों की लौ में थिरक रहा था, एकदम उस धुएं में आ गया। अब वो साय से बदलकर मकरू शक्ल में सामने था। मुझे या तो वो देख नहीं रहा था या नज़रअंदाज कर रहा था। मुन्नी बाजी से ही मुखातिब था। क्या चाहती हो मुझसे? वो घुरा कर बोला, तुम्हारी हाजिरी और अपने काम। एक नौजायदा बच्चे का दिल निकालकर यही अमल करना होगा, मगर तुम्हें अकेले में, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये कल हर हाल में, वरना। इतना कहते ही वो धुआं हवा में गायब हो गया। अब तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर बैठना है यहाँ। मुन्नी बाजी ने छुरी की मदद से कुछ पढ़ा और मेरे गिर्द खींचा दायरा ख़त्म कर दिया। मैं कोई सवाल जवाब किए बगैर गोली की तरह वहां से उठा और गिरता पड़ता, दीवार फलांग कर खेतों और गंदे नाले को पीछे छोड़ता मुर्दार खाते की हदूद से निकलकर घर की तरफ हो लिया। घर पहुंचकर जब मैं बिस्तर पर गिरा तो एक ही बात जहन में महवे गर्दिश थी कि छोटे से बच्चे का दिल, जो उसी तरह जैसे काले बकरे का दिल शराब की आग में भुना था, अब बच्चे का दिल भी निकालकर वो ऐसा ही करेगी। मगर बच्चा लाएगी कहाँ से? जब तक मुझे नींद न आई, मेरे दिल और जहन में खौफ और आने वाले हालात गर्दिश कर रहे थे। सुबह जब मैं गोदाम आया तो चमड़ा मंडी की पुरानी झुग्गियों में, जहाँ बागे के
جو حرام حلال گیدڑ مردار سب کھا جاتے تھے۔ شور مچا ہوا تھا کہ رات کوئی نامعلوم بلا 3-4 ماہ کا بچہ اٹھا کر لے گئی ہے اور اسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے منی باجی کی کرتوت کا پتہ چل گیا کہ رات کو وہ مردار کھاتے میں کیوں رک گئی تھی۔ جھگیوں پر صرف گھاس پھوس کی چھتیں یا پرانے کپڑے ڈال کر صرف سایہ ہی کیا جاتا تھا۔ بس بد نصیب ماں کے ساتھ لیٹے بچے کو منی باجی اچک کر لے گئی۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا اسے سفاک عورت نے مار ڈالا تھا۔ میں ڈرتا ہوا اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں بھی رات بھر اس کے ساتھ جادو ٹونے میں شریک رہا تھا۔ بس اب صرف ایک ہی فیصلہ تھا میرے پاس کہ رات کو میں منی باجی کو وہ چلہ نہ کرنے دوں، جیسا کہ وہ تقریباً سب کچھ حاصل کر چکی تھی۔ سارا دن میرا پریشانی میں گزرا۔ دن ڈھلے اور رات ہو اور میں مردار کھاتے پہنچ جاؤں۔ میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انتہائی تھا۔ ایسی سفاک اور بدبخت عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو ایسی شیطانی قوت کو اپنے قابو میں کر کے چاہے کچھ بھی کر ڈالے۔ اس کے دونوں سابقہ شوہروں کی موت تو پکی تھی نا۔ میں نے بڑی چھری کو خوب تیز کر رکھا تھا اور رات کی تاریکی میں گھر سے نکل کر چمڑا منڈی کی طرف چل پڑا۔ دیوار پھلانگتے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ منی باجی کے پاس شیطانی طاقت میں دیکھ چکا تھا اور جس مقصد کو لے کر میں مردار کھاتے آیا تھا، اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو میری موت یقینی تھی۔ مگر میں بڑی احتیاط سے چلتا ہوا ڈنگروں کی ہڈیوں کے ڈھیر کے پیچھے دبک گیا۔ میری نظریں اس راستے پر تھی جدھر سے منی باجی اس روز مردار کھاتے کی طرف سے اس جگہ آئی تھی جہاں بیٹھ کر وہ شیطانی چلہ کشی کرتی تھی۔ وہ رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ بدبو اور مچھروں نے میرا برا حال کر رکھا تھا۔ رہائشی حصے کی طرف سے سیاہ چادر میں لپٹا انسانی وجود مردار کھاتے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی گو کے بڑی کم تھی، مگر منی باجی کو میں پہچان گیا۔ وہ سیدھی اس چبوترے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا اور میرا فاصلہ برائے نام ہی تھا۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ اس نے چادر کے اندر چھپایا بچہ نکالا جو حرکت کر رہا تھا مگر اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ اپنے ساتھ لائی چھری پر مضبوط ہو گئے۔ اس نے موم بتیاں روشن کی اور کپڑے میں لپٹا بچہ نکال کر اس دائرے کے اندر رکھا۔ بچہ شاید بھوکا پیاسا تھا جو صرف برائے نام ہی حرکت کر رہا تھا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگی اور چھری جو اس کے ہاتھ میں تھی اور بلند کی اور پھر وہ بچے کے جسم میں اتارنے والی ہی تھی کہ میں برق رفتاری سے ہڈیوں کے ڈھیر کی اوٹ سے نکلا اور منی باجی کی طرف جھپٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی میرا چھری والا ہاتھ اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا وار اس کے دل والے حصے پر کیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر میرے سامنے ٹھنڈی ہو گئی۔ میں بچے کی طرف متوجہ ہوا جس کے منہ پر سختی سے ٹیپ چسپاں تھی۔ جس کو میں نے ہٹایا تو اس کے منہ سے نحیف سی کراہ ابھری۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور تقریباً بھاگتا ہوا رہائشی حصے کی طرف آ گیا اور زور زور سے گیٹ پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ پر حاجی صاحب اور دوسرے لوگ آ گئے۔ میں نے منی باجی کو قتل کرنے اور بچے کو بچانے کے بارے میں بتایا۔ حاجی صاحب نے بچہ میرے ہاتھ سے لے کر اندر کسی خاتون کے سپرد کیا اور ایمرجنسی لائٹس لیے وہ منی باجی کی لاش کی طرف بڑھ گئے۔ بس یہ سب کہنے کے بعد سدھو بابا پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کا سکون اس کے مطمئن ضمیر کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور پھر وہاں سے خاموشی سے چلا آیا۔ اس قدر جان لیوا اور شفاق سچائی نے میرے اندر بھی خوف کی ایک لہر سی جگا دی تھی۔ میں اپنے خوف پر قابو پاتا واپسی کے سفر پر گامزن تھا۔ نئی کہانی نئی سچائی کو بے باک کرنے کے لیے میں نے اپنے قدم تیز کر دیے تھے۔ دوستو یہ کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔